94 पर 94 एक प्रकार के एक्ट डन अंडर थ्रेट है। कोई भी आदमी अगर धमकी या उत्पीड़न या कंपल्सन के अंतर्गत कोई काम करता है तो क्या उसका वो कार्य कानूनन क्षम्य होगा? देखिए, एक प्रकार से क्षम्य है, क्योंकि अगर आदमी को थ्रेट और कंपल्सन दी गई है, धमकी दी गई है कि भैया फलां काम कर नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। एक देखिए, अब विकल्प आदमी के पास, या तो तू ये काम कर और दूसरे की जान ले ले, और या तो तू अपनी जान दे दे। दो ही तो बात हुई। नहीं करेगा तो कर, हमारा कहना तो हम तुझे मार डालेंगे और अन्यथा तू इसको मार डाल। तो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां की किसी व्यक्ति के पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो कानून में ये कहीं नहीं लिखा है, कानून इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे की जान ले लीजिए, कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। तो इसीलिए जब आप सेक्शन 94 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 94 स्टार्ट ही होता है मर्डर, सिवाय मर्डर के, किसी आदमी का मर्डर करने के, सिवाय, सबसे पहले ही लिखा है सिवाय किसी आदमी के मर्डर करने के या कोई ऐसा ऑफेंस करने के जिसके लिए मृत्युदंड की सजा दी गई हो। कानून में मृत्युदंड की सजा लिखी गई है। ऐसा कोई भी काम को छोड़कर, यानी कि आप किसी धमकी से, आपको धमकी दे दी गई कि भैया इसका मर्डर कर दे, तो अगर आप मर्डर करने की आपको धमकी दी गई है या कोई ऐसा काम करने की धमकी दी गई है जिसकी सजा मृत्युदंड है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। वहां पर कानून कहता है कि आप खुद मर जाओ, लेकिन आप दूसरे की जान नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपको ऐसी स्थिति आ गई है कि आपकी जान मन निकलने वाली है और वो कह रहा है कि मेरे कहने से गोली चला इस पर, इसकी जान ले, तो 94 का डिफेंस नहीं मिलेगा। 94 का डिफेंस मिलता है अंडर थ्रेट और कंपल्सन में कोई काम करने की स्थिति आती है, वो जस्टिफेबल होती हैं और वो किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त भी करती हैं, लेकिन उन मामलों में करती हैं जहां की किसी व्यक्ति की जान लेने की बात ना हो, एक्सेप्ट मर्डर और अदर ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ। ठीक है, एक तो पॉइंट याद रखना है कि किसी की जान लेना और किसी ऐसे अपराध को करना जिसकी सजा मृत्युदंड है, उन अपराधों को छोड़कर अगर किसी और तरह के अपराधों के लिए आपको धमकी दी जाती है कि हम आपकी जान ले लेंगे ये काम कर, तो तब जाकर डिफेंस अवेलेबल हो सकता है। लेकिन जो आदमी, शर्तें हैं, कई शर्तें इसमें, लेकिन जो आदमी अ पर्सन हु वाज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, जिसको कंपेल किया गया है, दबाव डाला गया है धमकी देकर, वो काम को करते समय, जब वो काम कर रहा है, उसको सबसे बड़ी बात है, उसको ये उसके दिमाग में आशंका उत्पन्न होनी चाहिए करते समय कि भैया अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी जान को तुरंत खतरा है, मेरी जान या मेरी मृत्यु का तुरंत खतरा है। ये अप्रीहेंशन उसके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको धमकी दी गई कि देख भाई तुम ये काम करो नहीं तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, तो टांग तोड़ना जान लेने के बराबर नहीं है, ठीक है। और कई बार धमकी इस तरह की दी कि भाई तू ये काम कर नहीं तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा या तेरा मुंह तोड़ दूंगा या हम तुझे चोट पहुंचाएंगे, इस तरह से ये इंस्टेंट डेथ की आशंका उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में 94 का डिफेंस नहीं मिलता, क्योंकि जब आप सेक्शन 94 को बड़े एलेबोरेटली देखेंगे तो आप इसके पीछे पीछे जब वीडियो आएंगे इसमें और एक्सप्लेनेशन भी आते हैं इसमें दो, वो आपको जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आपको खुद से समझ में आ जाएगा। इस बात को सुनिए, जो व्यक्ति दबाव में है काम करते समय, उसको ये दबाव, काम करते समय उसके दिमाग में ये आशंका होनी चाहिए कि भैया अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये मेरी जान ले लेगा। ये इसने तो साहब मेरी जान पर कह दिया कि भाई हम तुझे गोली मार देंगे, तेरी जान अभी ले लेंगे, चल ये काम कर। काम भी कैसा होना चाहिए, सिवाय मर्डर के या सिवाय उन कामों के आपको छूट मिलेगी। तब तो आपको, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि परिस्थितियां ऐसी थी जिससे कि आपको मृत्यु, तुरंत तत्काल मृत्यु की आपको आशंका थी, कब, इंस्टेंट डेथ की,
कब? अगर आप ये काम नहीं करेंगे तब क्या रिजल्ट होगा? तब आप खुद मरेंगे। तो तब जाकर 94 का तो डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन दूसरे की जान लेने के लिए नहीं मिलेगा एक, और ऐसी किसी भी सजा, ऐसे किसी भी अपराध के लिए नहीं मिलेगा जहां की सजा का प्रावधान डेथ से पनिशेबल हो। ठीक है, इसमें आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं? देखिए, आवश्यक शर्तों में प्रोवाइडेड करके जब भी कानून में आता है उसका मतलब होता है शर्तें। शर्त नंबर 1 कि उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से वो काम ना किया हो, या अपने आप को स्वयं की इच्छा से न भर्ती किया हो। द सच पर्सन डिड नॉट डू ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, उसने कोई भी ऐसी चीज अपनी इच्छा से ना की हो। अब इसका क्या मतलब है ये अभी हम समझा देंगे आपको। उसने वो चीज अपनी इच्छा से ना की हो या ऐसी किसी आशंका से न की हो जिसमें तत्काल मृत्यु का भय उत्पन्न न होता हो। भाई उन्होंने कहा कि हम तुझे चोट पहुंचाएंगे और आपने तुरंत वो काम कर दिया, इतने से नहीं चलेगा काम। शर्त यह है कि आपको तत्काल मृत्यु का अगर खतरा उत्पन्न हुआ हो कि भैया ये काम नहीं करूंगा तो मेरी मौत चल हो जाएगी, ये मेरी मौत कर देगा, तब जाकर तो आप माने जाएंगे। अगर थ्रेटन्स की खाली सिंपली आती है पिटनी की, तब नहीं चलता है इसमें। माने पहली शर्त कि उसने अपनी इच्छा से ना किया हो वो काम। दूसरी शर्त, उसने जो काम किया वो ऐसी आशंका के बिना किया जब मौत से कम था दर। शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ लिखा है ना, शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, मृत्यु तत्काल मृत्यु के डर से कम डर था जब आपने वो काम किया, तो तब जाकर आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। या उसने अपने आप को खुद ही उस सिचुएशन में न डाला हो जिस सिचुएशन में आने से उसके ऊपर दबाव बन रहा है, वो खुद ही सिचुएशन उसने कभी पैदा नहीं की हो। देखिए, जब मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखे नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन से 2 बताए गए। देखिए, किसी भी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन जब जोड़ा जाता है इसलिए जोड़ा जाता है कि भैया जब सेक्शन की डेफिनेशन या उसके अंदर लिखी गई शर्तें जब ढंग से नहीं समझा पाती किसी चीज को, तब उसमें व्याख्याएं डाल दी जाती हैं। व्याख्या इसकी जो पहली है वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति डकैतों की गिरोह को ज्वाइन कर लेता है। किस धमकी पर? कि भाई हम तुझे मार डाल, नहीं हम तेरे चोट पहुंचाएंगे, हम तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, और वो डकैतों की गैंग में शामिल हो जाता है। अब जब डकैतों की गैंग में शामिल हो गया, अब उसके बाद डकैती करने लगा, और जब डकैती करने लगा तो वो अपराध ऐसे करने लगा जो कि पनिशेबल थे। बाद में उसने डिफेंस ले लिया कि साहब इन्होंने मुझे चोट पहुंचाने का धमकी दी थी और मैं इनकी चोट पहुंचाने की धमकी के कारण इनकी गैंग में शामिल हो गया और मैंने अपराध कर दिए और इसलिए मुझे 94 का डिफेंस दिया जाए। तो ऐसी सूरत में ये एक्सप्लेनेशन 1 है, ये कहता है कि भैया 94 का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए, पहले तो इसका जो प्रोवाइडेड में दूसरी बात है, प्रोवाइडेड में दूसरी बात हमने जो करी थी कि जिसमें था कि भाई तत्काल मृत्यु के भय से कम अगर भय हो, तो उसको तो तत्काल मृत्यु का कहीं इस एक्सप्लेनेशन में भय दिख नहीं रहा। उसको तो सिर्फ ये कहा था भाई हम तुझे चोट पहुंचा देंगे, तो तत्काल मृत्यु का तो भय नहीं था एक। दूसरा, उसने स्वयं से ज्वाइन किया उनका डकैतों के ग्रुप, फिर उसके बाद उसके ऐसी पोजीशन में खुद को डाला, उनके साथ गैंग में भर्ती रहा, करता गया अपराध। ऐसे कहीं भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि उसको तत्काल मृत्यु का भय था, इस वजह से उसने किया। इसी की एक्सप्लेनेशन जब 2 नंबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई अगर किसी आदमी को डकैत ये धमकी देते हैं कि हम तेरी जान ले लेंगे तो ये काम कर, लाइक उसके अंदर उदाहरण दिया गया है एक गोल्ड स्मिथ या भाई किसी स्मिथ को, सुनार लोहार को, जिसके पास टूल्स होते हैं ताला तोड़ने के या हथकड़ी तोड़ने के, अपने साथ ले गए डाकू, जान से मारने की धमकी देकर कि ये काम कर। किसी कैदी की भाई अपना किसी को भगा के लाया, किसी का हथकड़ी खुलवा दी, कटवा दी, भाई उसका पास हथियार थे, हथियारों का इस्तेमाल करके उसे कटवा दी। ठीक है, तो उसने वो हथकड़ी काट दी या उसके अपने साथ ले गए उठा के किसी लोहार को, चल हमारे साथ वहां डाका डालना है, वहां का ताला तो तोड़ेगा। तो देखिए, इसमें मिलेगा 94 का अपराध। भाई 94 का डिफेंस यहाँ मिलेगा उसको, सुनार को।
वही उस लोहार को इसलिए मिलेगा क्योंकि उसको तत्काल मृत्यु का भय दिया गया और उसने अपनी इच्छा से उनको ज्वाइन नहीं किया, माने शायद पर अपनी विवेकानुसार उसने ज्वाइन नहीं किया और न ही उसने खुद को स्वयं उस स्थिति में डाला, उस मुश्किल परिस्थिति में डाला। वो जो सब कुछ हुआ वो उस धमकी से हुआ जिसका उस धमकी से उसको आशंका पैदा हो गई कि इसको मैं अगर नहीं करूंगा तो ये मेरी जान ले लेंगे। तो इसको समझाया गया प्रोवाइडेड में। अपनी इच्छा से ना किया होगा, आपको पहला एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से फिर तो उसमें शामिल हो गया उनके गैंग में। क्यों? क्योंकि उसको चोट का डर दिया गया था खाली, और उसके बाद करता गया बाद जब पकड़ा गया तो 94 का डिफेंस मांग रहा था, नहीं मिलेगा क्योंकि ना तो उसको पहली कंडीशन पूरी हो रही थी, ना दूसरी शर्त पूरी हो रही थी, ना तीसरी शर्त पूरी। खुद उसने अपने आप को डाला था उस स्थिति में कि वो गैंग में जब शामिल हो गया तो अपने आप को दबाव में ले आया उनकी गैंग में, यहां भी नहीं मिलेगा। तो ये दो एक्सप्लेनेशन इसमें आते हैं। अब जब आप देखेंगे अपनी बुक में तो इनको अब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब आता है इसका एक छोटा सा सेक्शन हो रहा है 95 कहते हैं कि स्लाइट हार्म, बहुत हल्की हार्म, ऐसी क्षति जिसकी कि सामान्यतः कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का आदमी, सामान्य सेंस का कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तो अगर कर दिया किसी ने शिकायत तो उसकी स्लाइट हार्म के केस में, यानी कि ये देखेगा कोर्ट इसमें डिसाइड करता है कोर्ट कि वो हार्म किस प्रकार की है, स्लाइट टाइप की है या सीरियस टाइप की है। और ये निश्चित तौर पर हर केस की अलग अलग परिस्थितियां होंगी। पार्टीज जिनके बीच में झगड़ा होता है उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे केस के, क्या चोट पहुंची, कितनी पहुंची, नेचर ऑफ द इंजरी, ये सब देखा जाएगा। और फिर सर्कमस्टांसेस को मिलाकर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये हार्म स्लाइट हार्म है, ट्रिफलिंग हार्म है, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया भैया कि ये हार्म बहुत क्षति बड़ी बहुत हल्की है, जिसकी कि इतनी हल्की है कि भैया तुम तो इसकी शिकायत करने आ गए, पता नहीं किस वजह से आए, लेकिन सामान्य सेंस का आदमी इस तरह की कोई शिकायत ना करता। तो अगर इस तरह के कोर्ट को लगता है कि इस तरह की कोई क्षति हुई है बहुत मामूली सी, कई केसेस इसमें डिसाइड भी हुए हैं, उसमें जैसे दो पार्टियां आपस में उनके बीच में हॉट टॉक चल रही है और कागज ने दूसरी की तरफ उछाल दिए गुस्से में। अब जब उछाले तो उसके हाथ में थोड़ा खरोंच आ गई, हल्की सी स्क्रैच हल्का सा, उसने उस पर केस कर दिया। केस किया तो जब कोर्ट ने देखा कि भाई पार्टी की इनके कौन पार्टी हैं, क्या रिलेशन थे आपस में, किस बात पर झगड़ा हो रहा था, इनकी पोजीशन क्या थी आपस में और केस की परिस्थितियां क्या थी, और जब इंजरी भी देखी तो सब को देखने के बाद कोर्ट ने उसको ट्रिफलिंग एक्ट में डाल दिया कि भाई 95 में ही आएगा, ये तुच्छ काम है, तुच्छ चोट है, कोई ज़्यादा ऐसी चोट नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का आदमी इस तरह की कंप्लेंट ना करता। तो इन सब चीज़ों का माने ट्रिफलिंग हार्म है या स्लाइट हार्म है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? अगर किसी ने शिकायत कर दी बहुत तुच्छ सी चोट के लिए, बहुत जिसका कि ना के बराबर दिखाई देती है कि चोट, कोई चोट दिखाई ही नहीं देती है, और किसी भी प्रकार की चोट, मानसिक शारीरिक सब किसी भी प्रकार की हार्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ 95, लेकिन उस हार्म को कोर्ट ही अपने आप से डिसाइड करती है भाई किस तरह की हार्म है, ठीक है। परिस्थितियां देखकर केस टू केस अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म इज नो ऑफेंस इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, इतनी हल्की है कि दैट नो पर्सन ऑफ कॉमन सेंस वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, कि उस ऐसी हार्म है, ऐसी क्षति है कि कोई भी सामान्य सोच का आदमी ऐसी चोट के लिए या ऐसी क्षति के लिए कंप्लेंट न करता। तो कोर्ट भी कह देगी भैया कि ये 95 के केस होंगे, ये कवर हो जाएंगे भैया। इसमें कई बार डिबेट चली है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई सामान्य सा बहुत तुच्छ किस्म का अपराध कर दिया जाए तो क्या वो अपराध नहीं होगा, 95 के अंदर स्लाइट हमें उसको कंसिडर किया जाएगा। तो कोर्ट ने सारे के सारे जजमेंट, केपीएस गिल का केस आपने पढ़ा था, उसमें भी देखा होगा कि बहुत छोटी सी चीज़ भी हुई थी भले ही उस केस में, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि महिलाओं के खिलाफ चाहे वो किसी भी प्रकार का हल्का अपराध भी अगर आप किए करते हैं, उसकी गरिमा को, उसकी डिग्निटी को असर डालने के लिए, तो वो अपराध ही माना जाएगा, उसको स्लाइट हार्म की पोजीशन में नहीं रखा जाता है। महिलाओं के खिलाफ कोई भी जो उनकी डिग्निटी को गिराता हो, चाहे वो अपराध बहुत छोटी प्रकृति का हो चाहे कैसा भी हो, क्योंकि उनकी डिग्निटी एक बड़ी डिग्निटी मानी जाती है, समाज में उनका दर्जा ऊंचा दर्जा माना जाता है, इसलिए उनके साथ उनके सील और सम्मान को किसी भी प्रकार की
ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए 95 में इस तरह के केस कवर नहीं होते। तो ये थे आज का जनरल लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर, और आई होप कि आप इन तीनों कंडीशंस को 92, 93, 92 यानी कि विदाउट कंसेंट कब डिफेंस होता है, 93 कब कम्युनिकेशन गुड फेथ में दी गई कम्युनिकेशन डिफेंस होती है, 94 कब एक्ट अंडर थ्रेट डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट मर्डर एंड अदर ऑफेंसेज पनिशेबल विद डेथ, उनको छोड़कर कब आपको डिफेंस मिलता है, और 95 मीन्स डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट विच कॉज द स्लाइट हार्म टू एनी पर्सन। तो ये था आज का टॉपिक, और आप इसको तैयार कीजिए।